नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति पेटवाल और आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट करियर गाइड। आज दोस्तों हम बात करेंगे साइकियाट्री यानी मनोचिकित्सा में करियर की क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में। और इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ऋतु गुंजियाल, जिन्होंने अपनी एमडी की डिग्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से प्राप्त करी है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज आकाशवाणी स्टूडियो। थैंक यू बुलाने के लिए मुझे जी। और साथ ही जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार। तो मैम, इसी संदर्भ में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मनोचिकित्सा जो है यानी साइकियाट्री वो क्या है, और हमारे युवा जो इस क्षेत्र में इच्छुक हैं आने के, वो कैसे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते। देखिए, साइकियाट्री एक पोस्ट ग्रेजुएशन ब्रांच है जिसमें पहले आपको एमबीबीएस लेवल, अगर हम साइकियाट्रिस्ट की बात करें, एमबीबीएस लेवल आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद नीट पीजी होती है। उसके बाद जो आपको ब्रांचेस मिलती हैं उसमें साइकियाट्री आती है। इसके बाद हम साइकियाट्री में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आपकी होगी एडिक्शन साइकियाट्री, फिर चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्री, फिर आपकी जीरियाट्रिक साइकियाट्री जो कि बुजुर्गों से लेके होती है। अब तक के आपके अनुभव में युवा आपके साथ आए होंगे कंसल्टेशन लेने के लिए, तो उसमें कौन सी आपने सबसे कॉमन समस्याएं जो युवाओं के साथ आती हैं वो देखिए, जो आते हैं मूड डिसऑर्डर के लिए आते हैं लोग, जैसे कि हो गए उदासी, डिप्रेशन, फिर आ गए आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गई घबराहट, एक होते हैं फोबियाज होते हैं, हाँ जी, एक होती है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये एंग्जाइटी वाली हो गई। तो ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी मानसिक बीमारियों में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे साइकोसिस हो गया, नशे से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। इसमें क्या करियर प्रोसेस? साइकियाट्री में आप कैट्रिस्ट के अलावा साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, और हेल्थ वर्कर्स, मेंटल हेल्थ वर्कर्स आते हैं, और आपके आते हैं ये नर्स असिस्टेंट आते हैं, फिर एजुकेटर्स आते हैं। आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। आप जो कॉलेजेस में हैं, आप एज अ टीचर, प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में जा सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी ब्लूमिंग फील्ड है हमारे युवाओं के लिए। जी हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं। हाँ जी, यहाँ पर तो है ही, और आपको आप विदेशों में तो और ज़्यादा डिमांड है इसकी। हालांकि बात करेंगे हम सोशल स्टिग्मा के बारे में, तो इसकी वजह से लोग हिचकते हैं, बट ये देखा गया है कि अभी कुछ सालों में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे बहुत बढ़ेगा। कहाँ तक ये जो समाज है हमारा, ये कहाँ तक मेंटल वेलबींग को प्रोत्साहित करता? सोशल स्टिग्मा हमारे समाज में अभी भी लोग हिचकते हैं आने के लिए। मतलब जो मैंने आपको अभी बीमारियां बताई हैं, कई लोग होते हैं नहीं आ पाते हैं, इस सोशल स्टिग्मा की वजह से ही हमारे पास नहीं आ पाते हैं, कि मतलब जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनकी इस ब्रांच को लेकर, इसकी वजह से नहीं आ पाते। हमारे जो युवा हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं? को अपना मेंटल हेल्थ देखना है। जैसे फिजिकल हेल्थ होता है वैसे ही आपका एक मेंटल हेल्थ होता है। बिल्कुल। तो आपको उतनी ही केयर, बल्कि मैं तो कहूँगी ज़्यादा पे ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चीज़ें होती है, आपको लगता है नहीं है, मुझे एंग्जाइटी की दिक्कत हो रही है, तो आपको आके साइकियाट्रिस्ट से मिल के पूछना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जैसे हमारे युवाएं हैं, कई चीज़ें परेशानियों से, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, या कई चीज़ें होती है कैरियर, किस कैरियर में जाए समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से एंग्जाइटी प्रॉब्लम होने लगती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मतलब हल्की सी भी हो रही है तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हमारे पास। ये हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको सिर्फ काउंसलिंग से आपका ठीक हो जाए। तो जितनी जल्दी, पहले तो हम कहेंगे प्रिवेंशन ही करें, और अगर होती है कोई भी इशू होती तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर मिलें उनसे। मैम, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन देखिए, सबसे पहले अच्छा खाना पीना, ईट हेल्दी डाइट, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, हम इवन स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बोला गया है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा आप नशे से बिल्कुल दूर रखा। युवा जनरेशन इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये इवन आप एक बार भी ले रहे हैं तो इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। ये भी है कि डाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। तो क्या डाइट हमारी मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है? ज़रूर करता है। जैसे फिजिकल हेल्थ को करता है वैसे ही मेंटल हेल्थ को करता है। देखिए, फिजिकल अगर आपको बीमारी है तो आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मेंटल की वजह से आपको फिजिकल चीज़ें, मतलब दोनों का कोरिलेशन रहता है, दोनों इंटरलिंक्ड। हाँ, तो डाइट, ऑब्वियसली डाइट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कुछ और एडवाइसेस आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी, खासकर युवा को, कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें? जैसे मैंने आपको अभी बताया, मानसिक स्वास्थ्य में कि
अच्छा खाना पीना है, साथ साथ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। 8 से 9 घंटे टोटल मतलब रहनी चाहिए, बेटर रहती है। जो नाइट की स्लीप होती है, कहते हैं 10 बजे के अराउंड हमें सो जाना चाहिए, जो कि हम आजकल युवा नहीं, 10 बजे तो नहीं होता है, 2 बज जाते हैं वो। तो ये चीज़ें स्लीप पैटर्न का बहुत ध्यान रखना है। मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, जितना ज़रूरत है वो करें। डॉक्टर, आपने हमें युवा कैसे इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और एक और सवाल इससे जुड़ा यही होगा कि शुरुआत कहाँ से कर, अभी से वो अपने अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं यदि वो इस क्षेत्र में करियर बनाना। ठीक है, साइकेट्री में तो देखिए आपको वही मैंने बताया कि सबसे पहले आपको MBBS करना पड़ता है, देन उसके बाद आपका फिर देन यू हैव टू क्वालिफाई नीट PG, उसके बाद साइकेट्री ब्रांच ले सकते हैं। और साइकेट्री में भी मैंने बताया सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से जब आपका 10th रहता है साइंस साइड लेना पड़ेगा, देन आप इसके लिए एंट्रेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपको ऑब्वियसली आजकल कहीं भी जैसे बनना होता है तो लोग पहले से सोच लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मेहनत करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि 12th में मैंने सोचा कि मुझे करना है, ऐसा नहीं होता है। आजकल तो लोग पहले से ही 9th 10th से ही स्ट्रीम में वो लेने लगते हैं। एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो वो क्या क्वालिटीज होंगी जो युवा अपने अंदर देखता है कि वो इस क्षेत्र में आने के लिए सही रहेगा? आदमी को स्टेबल होना चाहिए। ओके। स्टेबल यानी कि जो जैसे मरीज आ रहा है तो उसको सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, और इसमें हम कहते हैं नॉन जजमेंटल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप जजमेंट कर रहे हैं उसको। तो ये चीज होनी चाहिए कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए उसका, और थोड़ा स्टेबल हो, ताकि वो जो भी स्ट्रेसेस बता रहा है उसको समझे अच्छे से, पेशेंसली उसको आंसर कर पाए। तो ये चीजें होनी चाहिए। आपके अनुभव के आधार पर आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस क्षेत्र में काम करने का सबसे चुनौतीपूर्ण और साथ ही सबसे संतोषजनक पहलू क्या है? चुनौतीपूर्ण ये है कि देखिए, जब मानसिक बीमार कोई व्यक्ति होता है तो सभी मेंबर्स इफेक्टेड होते हैं उसमें, जो केयर टेकर्स होते हैं। हाँ जी। पेशेंट आता है, जैसे अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं उसके, तो ऑब्वियसली वो खुद दवाई ले लेगा। बट अगर ज़्यादा रहता है तो केयर की बहुत ज़रूरत होती है उसकी। ये जो केयर सिस्टम होता है कई बार दे नहीं पाते हैं अच्छे से, तो उससे उसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो सकता है थोड़ा सा ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है पेशेंट को समझाना, और उनकी फैमिली को समझाना। कई बार नहीं समझते हैं, तो बार बार रिपीटेड हमें बताना पड़ता है हमें कि, और बार बार मरीज भी कई बार होते हैं लौट के नहीं आते हैं, एक बार आते हैं फिर बार बार नहीं आते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं। तो साइकेट्री में तो फॉलो अप की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और कई बार होता है कि दवाइयाँ लंबी चलती हैं, ज़्यादा लंबी चलती है कंपैरेटिवली और ब्रांचेस, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है ऐसे उनको समझाना। और तो इसमें ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब कोई मरीज़ इम्प्रूव हो जाता है, और उनकी फैमिली मेम्बर्स, जब वो इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली उसकी फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहते हैं, अच्छा रहता है। डॉक्टर रितु गुंजियाल जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सटीक जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। थैंक यू सबको।